रख कर हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। ना थक है मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। हम 10वीं क्लास का अध्याय फेस्ट लेकर चल रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन हो गए। आज चौथा क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है और एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या होता है कि हमने 2 नंबर क्वेश्चन में नियम सीखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर था एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 इंटू 757, इनका गुणा बराबर एचसीएफ दिया है 9, तो ज्ञात करिए एलसीएम। क्या ज्ञात करिए भाई? एलसीएम। तो 306 का 757 से गुणा कर दीजिए। 306 का 757 से गुणा, तो देखिए 42, 30 और 34, 36 और 39। ठीक है, जीरो का तो जीरो 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 हो जाएगा। 3 का 7 21, 17 17 18 19, 2 4 10 11, क्या आ रहा है भाई? 20 10 42, 20 10 42। मेरे कहने का मतलब है 2,01,042 आ रहा है। बराबर में है 9 इंटू एलसीएम। अब एलसीएम के साथ 9 गुणे में है, तो सामने आएगा किस में हो जाएगा भाई? भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाग में। तो देखो आप 2,01,042 में भाग दे देंगे 9 का। किसका दे देंगे? 9 का भाग दे देंगे। तो एलसीएम देखो 9 का भाग, देखो 2 बार गए 18, 2 बार गए 18, 3 बार गए 27, 4 27 7 2 है ना, 8 9 12। कितनी बार गया भाई? 2 2 3 3 8, 22,338। एलसीएम क्या गया? 22,338। तो देखिए बिल्कुल इजी है, तो खास नहीं है क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी है। क्या किया हमने कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, दो संख्या दी है 306 इंटू 757, बराबर एलसीएम दिया है आपने, एचसीएफ दिया है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना। इन दो संख्याओं का गुणन हमने किया तो 2,01,042 आया, एलसीएम इंटू 9। ठीक है, तो 9 अब यहाँ पे गुणे में है, तो सामने भाग में हो गया। तो 2,01,042 में जब 9 का भाग दिया गया तो 22,300 क्या आ गए? 38 आगे, जो अपने क्या है? एलसीएम है। क्या है भाई? एलसीएम है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या से n अंक 0 पे समाप्त होती है। कहने का मतलब है कि से n के ऊपर कौन कोई ऐसी से के ऊपर घात लगाए संख्या 0 पे क्या समाप्त होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप ध्यान देना कि कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त हो, किस पे? 0 पे समाप्त होती है, इसका मतलब उसमें 5 का भाग जाता है। किसका? 5 का। जैसे 20 है, एक बात है, इसकी गुणनखंड करें तो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 40 ले ली, एक बात है? देखो, यानी जिस संख्या का एक अंक 0 पे यदि वो समाप्त होती है,
तो बात पक्की है कि उसके जो है गुणनखंड में कहीं ना कहीं क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा भाई, जीरो। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या उल्टा मानते हुए चलेंगे, अब सत्य है कि नहीं वो बात आगे की है। मानेंगे कि हाँ भाई पाकज संख्या n के लिए से n की संख्या कहीं ना कहीं जीरो पे समाप्त होती है, ठीक है, यह मानते हुए चलेंगे। माना पाकज संख्या n के लिए संख्या से n अंक जीरो पर समाप्त होती है, ठीक है, ये हम मानते हुए चलेंगे, ठीक है, समाप्त होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, कोई भी संख्या यदि जीरो पे समाप्त होती है, इसको 5 से क्या विभाजित, कोई जीरो पे समाप्त होगी, 5 की भाज्यता नियम ही है ये कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग जाएगा। अब यदि इसके इकाई अंक ये 0 पे समाप्त होती है तो क्लियर है कि 5 का भाग जाएगा, 5 से विभाजित होगी। अतः संख्या 5 से विभाजित होगी। अब 5 से विभाजित है तो कैसे है कि नहीं वो देख ले, किस प्रकार कि सह के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 3। भाई सह n के गुणनखंड 2 इंटू 3 है, सह n के गुणनखंड है, ठीक है। अब बात आगे करें कि ये तो इसके गुणनखंड है। अब आपको कहीं इसके गुणनखंड में 5 दिखाई दे रहा है, मुझे बताओ, वहां हमने जस्ट 40 कर किया, 30 कर किया, एक बात है गुणनखंड में 5 तो आता ना, इसमें आपको कहीं 5 दिखाई दे रहा है नहीं, इसका मतलब सह की कोई भी संख्या है वो जीरो पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, कहीं भी 5 नहीं। तो लास्ट में ये बात लिखनी है बस। अतः सह n क्यूब के n के गुणनखंड में 2 व 3 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आ रही। है, अतः इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास मतलब मान के चले उसका विपरीत हो रहा है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः सह n की कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, बस इसमें भाषा लेनी है खास कर तो क्या भाई, माना पराकश संख्या, हम पहले मान ली कि माना पराकश संख्या से n अंक 0 पे समाप्त होती होगी। जब हमने इसको 0 पे समाप्त होती है इसलिए 5 से विभाजित है कि नहीं। आगे क्वेश्चन देखो, 5 से विभाजित है, अब 2 इंटू 3 क्या है, से n का गुणनखंड हो गया, वाग नहीं हुआ भाई, से का गुणनखंड 2 इंटू 3, कहीं भी इसमें गुणनखंड में 5 नहीं आया है, 5 नहीं है इसमें, 5 नहीं आ रहा, इसमें 0 पे समाप्त नहीं होती है तभी तो 5 नहीं आया ना। तो हमने लिख दिया से n के गुणनखंड केवल 2 और 3 आ रहे हैं, इसके अलावा अन्य संख्या नहीं है, अतः इसके गुणनखंड में 5 कहीं भी नहीं है, इसलिए ये विरोधाभास की स्थिति है, जो हमने माना है वो क्या सत्य नहीं है। अतः से n की कोई भी संख्या क्या होगी भाई,
जीरो पे समाप्त नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वह क्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें आपको अंक गणित की मूलभूत परिमेय याद होनी चाहिए कि भाई किसी भी प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे कि जैसे हमने 6 लिया, 6 एक भाज्य संख्या है कि नहीं है। अब इसका गुणनखंड किया तो 6 देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 यानी एक भाज्य संख्या, दोनों 2 3 अभाज्य है नहीं है। दोनों अभाज्य संख्याओं को हमने उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया नहीं किया, 6 को 2 × 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यही होती है अंकगणितीय परिमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहले आपके पास संख्या दी गई है 7 × 11 × 13 प्लस का 13। ये क्यों भाज्य है ये सिद्ध करना है। तो आप देखना कि इनमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 13 आ रहे हैं ना, तो 13 लिया, 13 इसमें से आगे फिर 7 × 11 और यहाँ पे 13 आगे एक ही बचेगा क्योंकि 13 को 1 × 13 लेकर जाए, 13 बाहर आगे एक बच गया। ठीक है, तो 13 इंटू या कोष्टक लगा दो पहला, 7 को 11 × 77 प्लस 1 प्लस का 1। अब देखो 13 इंटू 77 प्लस 1 78। ठीक है, इसका गुणा 13 से करना है। ठीक है, 13 आटे कितने हो जाते हैं 104, 4 आंसर की 10। ठीक है, अब 13 हाथे कितने होते हैं, 13 हाथे 51 और 10 101, यही होता है भाई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, संख्या आ गई। तो हम इसको केवल यही लिखेंगे, अतः 1014 भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि अंकगणित की मूलभूत परिमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि अतः 1014 जो संख्या आई है वो भाज्य है, क्योंकि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो हमने कॉमन था वो कॉमन ले लिया, बाकी गुणावाद प्लस हुआ वो करके याद। अब इसी का यही देख लो, सेम पार्ट, कुछ नहीं है, कुछ अलग ही नहीं है। देख कैसे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। तो इनमें और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 5। आप भी ले लो 5 कॉमन, बचा क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, क्योंकि 5 कॉमन आ रहा है। प्लस का 5 बार अगर एक ही बचेगा, क्योंकि 5 को 1 × 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इनका गुणा, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 24, 24 का गुणा 42 से कर, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक 1008 आ रहा है। ठीक है, अब इनका गुणा तो 1008 आ रहा है, प्लस में है 1, क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 5 × 1000 प्लस 1, 8000 में 1 प्लस का 9 हो जाएगा 1009। अब 1009 को गुणा करेंगे यदि 5 से तो 5045 हो जाएंगे।
कितना हो जाएंगे 5045। वही बात यहाँ पे लिखनी है, वही बात कि अतः 5045 भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि सेम रीजन लिखना है, क्योंकि अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सेम रीजन लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो अंतिम क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्गाकार पथ यानी मार्ग बना हुआ है। खेल का मैदान है कोई, उसके चारों ओर एक ये कोई मार्ग है, मार्ग, इसके चारों ओर वर्गाकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो लिखेंगे सोनिया को चक्कर लगाने में समय लगता है ना, समय लगता 18 मिनट। कितने भाई मिनट। उसी पथ के चारों ओर रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 12 मिनट। कितने लगता है भाई, 12 मिनट। अब बात, दोनों एक ही दिशा में एक साथ चले कितने समय बाद मिलेंगे। कोई दो व्यक्ति एक ही पथ पे जा रहे हैं एक ही दिशा में, तो उनके मिलने का समय पूछा है, इसका मतलब उसका एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, इसका मतलब है कि 18 और 12 के आपस गुणनखंड लिखे है ना। तो 18 का गुणनखंड और 12 का गुणनखंड देख, 2 9 3 3 1, या आप सीधे ये भी ले लो। चलो हटा, दोनों वीडियो बता देता हूं आपको। 9 3 3 3 1 है ना, 2 6 2 3 3 1, ये गुणनखंड हो गया। तो 18 क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, और इसका आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी, एलसीएम दोनों का। इसका अधिकतम घात 2 इंटू 2 है, ठीक है। इसकी अधिकतम घात 3 इंटू 3 है। चलो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 3 36। हम लिखेंगे अतः दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। तो रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद क्या होगा, मिलेंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है, उत्तर इजी है। तो आज ये अध्याय हमारे यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो इसे आगे से आगे लाइक करें, ताकि और बच्चे इसका आनंद ले सके, उनको भी फायदा हो सके, और जिससे हमारा हौसला भी बढ़े। तो आप जितना हो सके इसे आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।